नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच माने जाने वाले G7 समिट पर इस बार एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है, तो फिर वह इस मंच का हिस्सा क्यों नहीं है? कनाडा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है, लेकिन चीन को आपको बताएं यहाँ मौजूद क्यों नहीं किया गया है, सदस्यता क्यों नहीं दी गई है। हालांकि देखिए, चीन G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी के बावजूद लगभग हर बड़े मुद्दों पर उसकी छाया दिखाई देती है। चाहे वैश्विक व्यापार हो, सप्लाई चेन का संकट हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता तनाव हो या फिर नई तकनीक की होड़, हर विषय में चीन का एक अहम खिलाड़ी देखिए चीन माना जाता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन को पूरी तरह नजरअंदाज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दरअसल देखिए, G7 देखिए देशों और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, तकनीक और सुरक्षा को लेकर मतभेद बढ़े हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन की आर्थिक और पूरी तरह से देखिए यहाँ ताकत बनकर, चुनौती बनकर उभरते आए हैं। साथ ही वहीं चीन का कहना है कि वैश्विक फसलों में उसकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को G7 जैसे प्रभावशाली मंच से बाहर रखना भविष्य में वैश्विक सहयोग को मुश्किल में लाना है? क्योंकि देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर चीन के बिना पूरी नहीं हो सकती। देखिए, चीन अपने आप में बड़ा देश माना जाता है, चीन की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी है। चीन देखिए AI तकनीक में भी बड़ा आगे माना जाता है, चीन में पूरी तरह से देखिए आगे देशों से माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि G7 समिट में आखिर चीन क्यों नहीं है? और ना होने के बावजूद देखिए चीन पूरी तरह से यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, चीन सामने आकर बातें करता है। तो ये कहा जा सकता है कि चीन ना हो के भी G7 में है। देखिए, चीन को बाहर रखना आखिर क्यों पड़ा? चीन अभी तक क्यों इसमें नहीं है? बड़े सवाल उठ के आते हैं। फ्रांस में मोदी ट्रंप की अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर G7 में चीन क्यों नहीं है। साथ ही देखिए, G7 में चीन का ना होना कई कुछ कहता है, क्योंकि चीन अक्सर हम जानते हैं कि चीन जिस तरह से अपनी राजनीति करता है, चीन जिस तरह से अपनी रणनीति के तहत चलता है, ऐसे में क्योंकि चीन पर एक ऐसा कहा जा सकता है कि चीन पर भरोसा करना भी सही दूसरे देश नहीं समझते हैं। इसलिए उनका ये मान सकते हैं कि G7 में उनका ना होना देखिए, चीन का G7 में ना होना एक अपने आप में एक कहानी कहता है कि आखिर क्यों नहीं है। लेकिन देखिए, विशेषज्ञों का माने तो चीन ना होकर भी उसमें मौजूद होता है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस ने मिलकर भविष्य की तकनीक और विकास के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया। जी हाँ, दोनों देशों ने भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य तकनीक, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इस साझेदारी को भारत 2047 तक बनाना है। विकसित भारत बनाने की राह पे देखिए भारत निकल पड़ा है और फ्रांस 2030 विजन के साथ जोड़ा जा रहा है। इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। दोनों देश मिलकर ऐसे AI सिस्टम विकसित करेंगे जो सुरक्षित हो और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। इसका उद्देश्य ये है कि तकनीक का उपयोग समाज के हित में हो और भेदभाव या गलत जानकारी फैलाने जैसी समस्याओं को रोका जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस रोड मैप का मुख्य आधार माना जाता है। इसके तहत ऑनलाइन दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दोनों देश मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा और साइबर देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जोखिमों पर काम कर रहे हैं। इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ छात्रों को मिलेगा। फ्रांस ने साल 2030 तक लगभग 30,000 भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आमंत्रित करने का लक्ष्य रखा है। इसी के लिए देखिए, भारत और फ्रांस के प्रमुख विश्वविद्यालयों के बीच 19 नए समझौते किए गए हैं। इससे देखिए छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और स्ट्रीम जैसे गणित जैसे क्षेत्रों में बेहतर अवसर मिलेगा।
साथ ही रिजर्व और इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। इस योजना में छोटे और मध्यम उद्योगों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। देखिए, दोनों देश मिलकर ऐसा माहौल तैयार करेंगे जिससे स्टार्टअप और छोटे व्यापारियों को नई तकनीक, निवेश और बाजार तक पहुंचाया जा सके, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और टेक्निकल देखिए यहाँ पे कनेक्शन भी दोनों देशों के साथ बनता नजर आएगा। देखिए, उद्योग भी वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा यहाँ माना जा रहा है। भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसा तकनीकी ढांचा तैयार करेगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगा। इनमें ऑनलाइन भेदभाव रोकना, गलत सूचनाओं पर नियंत्रण रखना और सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाना शामिल है। देखिए, जिस तरह से दोनों देश मिलकर अब आने वाले, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से जो उत्तम भारत, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है सरकार का, उस लक्ष्य में अब हमारे साथ फ्रांस भी आकर जुड़ गया है। फ्रांस का भी 2030 तक अपने देश को और ज्यादा ऊंचाइयों पर तक ले जाने का एक लक्ष्य इन्होंने बनाया है। ऐसे में वो भी हमारे साथ मिलकर अब काम करने वाले हैं। एआई देखिए, एआई के माध्यम से, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से देखिए यहाँ पे बड़े उद्योगों के साथ सभी के लिए बड़ा फायदा यहाँ होने वाला है। भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 तक का यहाँ लक्ष्य फ्रांस ने रखा है। तकनीक और शिक्षा में नई साझेदारी अब देखिए दोनों देशों के बीच हो गई है। देखिए, दोनों देशों का जो ये एक रिश्ता बना है, दोनों देशों ने अब लक्ष्य रख लिया है कि देखिए फ्रांस को 2030 तक ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना है। साथ ही यहाँ पे सरकार का लक्ष्य है कि भारत में भी विकसित भारत, अब भारत को बनाना है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पड़ोसी देश की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हाल के दिनों में हालत काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए, स्थानीय रिपोर्ट्स और दावों के अनुसार यहाँ महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमतों और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कमी के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने गए। प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण बताए गए, लेकिन कुछ इलाकों में स्थिति अचानक बिगड़ गई और प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों के बीच झड़प होने की खबरें सामने आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा था कि रावलकोट और आसपास के क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें फायरिंग की घटनाएं भी शामिल बताई जा रही थी। इन घटनाओं के बाद कई लोगों की मौत और घायल होने की दावे भी किए गए। हालांकि देखिए, अलग अलग सूत्रों में आंकड़ों का अलग अलग मापदंड है, अलग अलग चीजें कह रहे हैं। साथ ही आधिकारिक पुष्टि पूरी तरह अभी नहीं हुई है। प्रदर्शनकारी कथित तौर पर उन लोगों के लिए नई न्याय की मांग कर रहे थे जो पहले की झड़पों में प्रभावित हुए थे। साथ ही वे आर्थिक राहत भी की मांग कर रहे थे। फिलहाल देखिए, पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और हालत पर नजर बनाई जा रखी है। साथ ही प्रशासन और सुरक्षा बलों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर सरकार की ओर से स्थिति नियंत्रण में होने की बात की जा रही है। पीओके में चल रहे हालिया घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी को और ज्यादा उजागर कर दिया है। धीरे धीरे बड़े प्रदर्शन में पूरे देखिए जो उनकी कमी है वो निकल कर आई है, जिससे बाढ़, झड़पें और हिंसा की खबरें सामने आई। कई लोगों की मौत और घायल होने के दावे भी किए जा रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स में आंकड़ों और घटनाओं को लेकर भिन्नता है, यानी अलग अलग है, इसलिए पूरी स्थिति की पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं मानी जा रही है। फिलहाल देखिए, क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और सभी पक्षों की ओर से स्थिति पर नजर लगातार बनाई जा रही है। आपको पता है, पीओके में विरोध प्रदर्शन किया गया। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से वहां प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के खिलाफ देखिए सरकार दो खड़ी हो गई पाकिस्तान की, और उन्होंने जो गरीबी के खिलाफ खड़े थे, भुखमरी के खिलाफ खड़े थे, उन पे प्रदर्शन किया। साथ ही जिस तरह से पीओके में एक्शन हुआ, क्योंकि गरीबी के खिलाफ उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, ऐसे में प्रदर्शन हुआ है। ऐसे में देखिए, पीओके जो उनके पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की सरकार ने किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर वह फायरिंग करी, उनकी जान जोखिम में डाली, उन पर हमला किया, तो ऐसा दर्शाता है कि पीओके देखिए पाकिस्तान कितना ज्यादा इस बार भुखमरी से जूझता नजर आ रहा है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।